बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद शारिक वकार अपनी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ सामीन, आज का प्रोग्राम हम आईसीएमए के मेंबर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कराची ब्रांच काउंसिल के सन 2022-2024 के जो इलेक्शन हैं वो आईसीएमए के अंदर 27 फरवरी बरोज इतवार मुनक्किद होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन जो है वो हर शहरी बुनियादों पर होते हैं। आईसीएमए में तमाम पाकिस्तान में तमाम ब्रांचेस में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, तमाम जगह जो है वो मेंबरान जो हैं वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स को वोट के जरिए मुंतखब करती है, अपनी ब्रांचेस में मुंतखब करती है। और ब्रांचों में 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर नॉमिनेशन पे आते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ फैसल मुबीन साहब मौजूद हैं जो एक कंटेस्टेंट हैं। और फैसल मुबीन साहब इससे पहले भी ब्रांचेस में रह चुके हैं। और फैसल मुबीन साहब टैक्स कंसल्टेंट हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के नाम से। तो पहले मैं चाहूंगा, पहले बहुत वार्म वेलकम फैसल के, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं चाहूंगा कि पहले फैसल अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, और फैसल को क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि उनकी गुनागो मसरूफियात के दौरान वो आईसीएमए के लिए, इन एक्टिविटीज के लिए, मेंबर्स के लिए अपना कीमती वक्त। फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शारिक साहब आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेंबर्स के साथ में रख सकूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आईसीएमए के लिए जो है अपना टाइम निकालूँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे आईसीएमए से मोहब्बत है। और चूँकि इस इदारे की वजह से जो है मैं आज जहाँ भी खड़ा हुआ हूँ, मैं जिस एज ए कंसल्टेंट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जाता हूँ, या मैं एफबीआर में जाता हूँ या दूसरे इदारों में जाता हूँ, तो जो मेरी रिस्पेक्ट होती है वो आईसीएमए की वजह से होती है। तो अब ये टाइम है, और इस टाइम को मैंने रियलाइज कर लिया था 2011-12 में ही। तो मैं उस वक्त से आईसीएमए के लिए काम कर रहा हूँ 2012 से, और कंटिन्यू जो है ना सिर्फ काम कर रहा हूँ, बल्कि हम यहाँ पे ऐसी जनरेशन भी हमने बिल्ड की है कि उसको भी हमने ये मोटिवेट किया है कि वो आगे भी इसकी ओनरशिप ले और दूसरों के लिए काम करे, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा मेन एरिया है उसके ऊपर हम काम करें। तो हमने 2012 के अंदर ये काम स्टार्ट किया था आईसीएमए के अंदर सर्व करने का वॉलंटरी तौर के ऊपर। और उस वक्त हमने एक चीज़ को फोर्स ही किया था कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का इनकलाब आने वाला है। ये उस वक्त की फोर्स ही थी। ये फोर्स ही भी बेसिकली बीइंग ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि आने वाली चीज़ों को मैं एवेल्युएट कर सकता था, और मेरे ख्याल में हर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये चीज़ कर सकता है। उस वक्त हमने ये एवेल्युएट किया था, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है आज 8 से 10 साल के बाद टैक्स के अंदर इस वक्त जितने लोग काम कर रहे हैं, हमारे सर्कल के अंदर आईसीएमए के जो यंग मेंबर्स काम कर रहे हैं, वो कहीं ना किसी तरीके से हमारे साथ अपनी स्टूडेंट लाइफ में अटैच्ड है। तो वो चूंकि मेंबर्स बन गए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो भी जो है सर्व करें आईसीएमए के अंदर आके। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आईसीएमए में आए, अपने मेंबर्स को आगे लेकर आए। आज हम इसकी ओनरशिप ले रहे हैं, हमने पे बैक करना है। कल हमारे बाद जो है, जो हमारे पीछे वाली जनरेशन है वो आए, वो इसको सर्व करे, और ये सिलसिला चलता चला जाए, क्योंकि आईसीएमए बेसिकली एक फैमिली की तरह है हमारे लिए। और हम इसीलिए चाह रहे हैं कि आईसीएमए की काउंसिल्स के अंदर जब आते हैं, आने के बाद कुछ जिम्मेदारियां हैं जो न सिर्फ हम उसको निभाएं, और निभाने के बाद उसको बेहतर तरीके से दूसरों के हैंड ओवर करके चले जाएं। जबरदस्त। अच्छा फैसल, इसके साथ मैं ये पहले पता करना चाहूंगा, माशाल्लाह आपका जो स्लोगन हमने देखा, आपका जो विजन देख रहे हैं, उसमें आपने एक जगह एक बात लिखी है कि क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। आजकल तो ये बड़ा जोर का नारा लग रहा है कि करोड़ नौकरियां। तो आप क्या देखते हैं कि आप किस तरह से मेंबर्स के लिए जॉब का प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कर सकते हैं? कि आप तो खुद कंसल्टेंट हैं, तो खुद जो है वो अपनी जाती प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको नौकरी तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, तो मैं समझता हूँ बीइंग ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ब्रांच जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर मशीनों को हम देखते हैं कि वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही हैं, तो ब्रांच भी मैं उसी हिसाब से उसको बात करूँगा कि ब्रांच पिछले कई सालों से फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही है। अगर हम अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर और ब्रांच के रोल को मद्देनजर रखते हुए काम करें, और स्पेशली जो मेरा एरिया है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी वाला, तो इस एरिया के ऊपर अगर हम काम करें, तो मैं इस चीज़ को दूसरे अंदाज में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बेसिकली आपको
नजर आनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज हैं क्या। इसकी मिसाल मैं आपको कोविड के पीरियड की दूंगा। कोविड के पीरियड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी फाइनेंस वालों के लिए। स्टेट बैंक ने बहुत सारी फैसिलिटीज फाइनेंसिंग की अनाउंस की थी। अब वो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी जो है ऐसा तो नहीं था कि आप जाएंगे बैंक में और वो आपको फाइनेंस कर देगा। वो आपसे पूरे अकाउंट्स मांग रहा था 3 साल के, मैनेजमेंट अकाउंट्स बना के लाओ। तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अगर कोई एसएमई है तो वो तो उस पोजीशन में नहीं थी। तो अपॉर्चुनिटी उस वक्त भी क्रिएट हुई थी, कोविड के पीरियड में भी क्रिएट हुई थी। अपॉर्चुनिटीज अभी भी क्रिएट हो रही हैं। किस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, मैं इसकी आपको सिंपल सी एक मिसाल दूंगा कि IRIS, ये सेल्स टैक्स का रिटर्न जो लोग भरते हैं, ये सेल्स टैक्स का रिटर्न नहीं है, ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग है। अगर आप इसके एनेक्शंस को देखें और आप इसकी थीम को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ये पूरा बिजनेस नजर आएगा। सिर्फ करना क्या है कि आपने जाके अपने क्लाइंट को ये कन्विंस करना है कि सर सेल्स टैक्स का जो रिटर्न है उसको आपने सीरियस लेना है, क्योंकि इसकी एक एक एंट्री जो है वो आपकी कंजम्पशंस को बता रही है, स्टॉक के बारे में बता रही है, परचेस के बारे में बता रही है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सेल्स टैक्स की मिसाल दी है। इसी तरीके से लातादात महदूद अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक जिसके ऊपर लोगों की नजर नहीं जाती है वो है ERP इम्प्लीमेंटेशन। हम अकाउंटेंट हैं लेकिन हम बहुत अच्छे सिस्टम एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो आप क्यों सिर्फ बियॉन्ड दी अकाउंटिंग क्यों नहीं सोचते हैं, आप टैक्स से आगे क्यों नहीं सोचते हैं। हम ERP इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। IT का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। आपके पास, आपको पता है कि अगर हम लोगों को थोड़ा सा ट्रेन कर दें, आपके पास पूरा बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, आप ओपन सोर्स के प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं, आप कोडिंग सीख लें। या अगर आपको मैं कोडिंग सिखा दूं, अपने स्टूडेंट्स को छोटी सी कोडिंग सिखा दूं, क्योंकि कोड्स भी अवेलेबल हो पाएंगे। आज वो दौर नहीं है कि आपने C# के ऊपर पूरी पूरी कोडिंग करनी है। कोड्स पूरे पूरे अवेलेबल हैं, आपने उनको सिर्फ यूटिलाइज करना है। तो आप अगर एक अच्छे कोडर बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे अच्छा तो ERP कोई डिजाइन ही नहीं कर सकता है। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ देखने वाली आपको जो है नजर चाहिए। अगर आपने उस नजर के साथ काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अपने ना सिर्फ एम्प्लॉइज को, अपने मेंबर्स को जो है अच्छी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, बल्कि जो CMA फर्म्स काम कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जरूर। जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे नॉर्मली जितने भी नौजवान होते हैं, अब माशाल्लाह आप भी तजुर्बा आपका हो गया है, तो जो उनका पहला टारगेट होता है प्रोफेशनल एजुकेशन में आने के लिए, वो ये होता है कि यार उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी मिले, और ज्यादातर लोग जो है वो जॉब्स की तरफ जाते हैं। आपको हमने शुरू से देखा कि आप बाय ऑप्शन जो है वो कंसल्टेंसी को अपनाया, जबकि पास्ट में देखा जाए तो शायद CMA प्रैक्टिस का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, और कोई सिवाय चंद नामों के लाइकवाइज बहुत बड़े सेटअप नजर नहीं आ रहे थे ICMA के अंदर। तो ICMA के तमाम लोग ज्यादातर जो हैं वो माशाल्लाह बड़े बड़े उहदों तक पहुंचे हैं। CEO हैं हमारे साथ, अभी पीछे आपको इमरान शेहवानी साहब की तस्वीर नजर आ रही है, चार्टर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपने ये फैसला क्यों किया कि आप प्रोफेशन में मतलब जॉब में नहीं आए, आपने जब आपने शुरू हुई अपना करियर एज ए कंसल्टेंट किया? अच्छा शादी का इसमें मैं आपको एक चीज बड़ी इत्तफाकन या कोइंसिडेंस बोल रहा हूँ कि मैंने अपने करियर का जो स्टार्ट किया था वो वोरा साहब की कंपनी से किया था। और मैं इसको अपने लिए जो है एक एजाज समझता हूँ कि वोरा साहब की ऑडिट फर्म में काम करने के बाद जो है मेरा माइंड जो है वो बेसिकली ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ आई। और वहाँ से मैंने चीज़ें समझना शुरू की कि बिजनेस बेसिकली होता कैसा है। तो मैं इसका क्रेडिट वोरा साहब को दूंगा कि उन्होंने मुझे, जब मैं बिल्कुल यंग था, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी के अंदर चांस दिया। न सिर्फ चांस दिया बल्कि बड़े क्लाइंट के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर भेजा भी मुझे। तो क्रेडिट गोस जो है एहसान अल्लाह वोरा साहब। और इसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए भी, और मैं समझता हूँ वोरा साहब को भी इस बात की खुशी होगी कि उनके लगाए हुए पौधे इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात ये है कि मैं क्यों कंसल्टेंसी की फील्ड में आया, अब ये शारिक साहब बात होती है बेसिकली आपके माइंडसेट की। माइंडसेट होता है आपका, कुछ लोग होते हैं 9 to 5 काम करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अंदर काम करना चाहते हैं। तो अगर आपका एक माइंडसेट बन चुका होता है कि आपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अंदर काम करना है, आपने किसी फिक्स इनकम के अंदर काम नहीं करना है, आपने जो है लोगों को जो है बेसिकली जॉब देनी है, खुद जॉब नहीं क्रिएट करनी हैगी। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं आप समझें कि
जब इन सब चीज़ों के अंदर रहते हुए मैंने काम किया, और जब मुझे काम स्टार्ट किया मैंने ईआरपी, हमने बेसिकली स्टार्ट किया था, हमारा जो मेन काम था वहाँ से। फिर हमने, क्योंकि ईआरपी के अंदर आईटी के लोगों के साथ काम करने में फ़ायदा ये हुआ कि आईटी के लोगों की जो अपब्रिंगिंग्स होती है वो होती बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, तो उस कल्चर का इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी आया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कल्चर को आईसीएमए के अंदर प्रमोट किया जाए। आईसीएमए के अंदर अभी तक जो है स्टार्टअप के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि तमाम लीडिंग बिजनेस यूनिवर्सिटीज जो है ना सिर्फ वो स्टार्टअप के हवाले से काम भी कर रही हैं, बल्कि उन्होंने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट दें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट दें, उनको बताएं कि वो आइडियाज़ किससे लाते हैं, वेंचरस कैपिटल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें। हमारे पास बड़े से बड़ा इंडस्ट्री मौजूद है, वहाँ तक हमें पहुँचना है और उसको बताना है कि भाई ये एक आइडिया है। तो हम इसके लिए एक माइंड बनाएंगे यहाँ पे। अगर हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी हम इस एरिया में काम कर रहे हैं और डिफरेंट जो बड़े इस वक्त इंक्यूबेशन सेंटर्स या एंटरप्रेन्योरशिप की सोसाइटीज उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके जो है हम अपने फाइनलिस्ट का, अपने फ्रेश स्टूडेंट्स का, और इवन ये कि जो हमारे सीएमए फॉर्म से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी एक नई दुनिया दिखाएंगे उन लीडिंग लोगों के साथ जो इस इंडस्ट्री के आइकॉन है एंटरप्रेन्योरशिप के। अब मेन हमारा जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि लोगों को, अपने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आए, ताकि फिर वो लोगों को जॉब देने के काबिल भी हों, और उसके साथ साथ जो है वो जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोफेशन भी ग्रो होगा, आईसीएमए भी ग्रो होगा। जबरदस्त। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह आप जीतते हो, आते हो तो फिर आपके ऊपर डिटेल बातचीत भी होगी। एक मैं चाहूंगा कि बस 1-2 मिनट के अंदर जो है आप थोड़ा सा अपना फॉरवर्ड बताएं कि आप और क्या क्या सोच रहे हैं। चलिए सी में प्रैक्टिस है उसके हवाले से आपने देखिए इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर ली, थोड़ा सा एजुकेशन और ज़ाहिर है एक मिक्स एंड मैच किस्म का आपको मेंबर्स का जो एरिया मिलेगा, उसमें सीनियर्स भी हैं, उसमें जूनियर्स भी हैं, आने वाले भी हैं या पुराने भी हैं। क्या किस तरह से आप तमाम लोगों को एक साथ लेके चलते अच्छा शादी साहब, इसके अंदर मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूँ कि अलग अलग का शुक्र है कि जो मेरा सबसे बड़ा एसेट है वो एसेट ये है कि आईसीएमए के तमाम जनरेशन जो है वो उस सब मेरा उनके साथ जो है लिंक है, और वो सब जो है मैं उन सबके साथ काम कर रहा हूँ। वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड मिला है अपने सीनियर्स का, फिर से मखलूद साहब का, शाहिद साहब का, अपने साथ के जो मेरे जूनियर्स हैं जवाद का, दानिश का, रिजवान का, इन लोगों को मुझे जो इनपुट मिला है तो मैं इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जो हमारे वे फॉरवर्ड प्लान है उन वे फॉरवर्ड प्लान के अंदर हमने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करवाने हैं। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करवाना आसान नहीं है, ये प्रोग्राम वीक्स लॉन्ग होते हैं, 2-2, 3-3 हफ्ते के प्रोग्राम होते हैं। वो भले आपके ऑल्टरनेट डेज के अंदर हो या डेली हो या रोज 2 घंटे के हो। तो हमने कोई सेमिनार्स नहीं करवाने जिसमें हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देनी, हमने स्किल डेवलप करनी है, क्योंकि इसी की मिसिंग आ रही है। स्किल डेवलप करने के लिए आपके पास, ऐसे प्रोग्राम करने के लिए आपके पास वॉलंटियर्स की टीम होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वक्त मेंबर्स बिल्कुल रेडी हैं हमारे साथ काम करने के लिए। तो हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही हमारा सारा फोकस है, और हमने जो गैप एनालिसिस किए हैं इस पूरी कैंपेन के दौरान, पूरे गैप एनालिसिस हुए जिसमें हमने सीनियर से भी डिस्कशन किए, सेमी सीनियर से भी डिस्कशन किए, फ्रेश क्वालिफाइड से भी किए, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसी बातें हमसे इंटरेक्शन में होते हैं। तो जो इस वक्त इशू, और इंडस्ट्री भी हमारे साथ राब्ते में है, वो है स्किल सेट का। जो स्किल नीडेड है इंडस्ट्री के अंदर वो हमारे इस वक्त स्टूडेंट सीएमएस के पास भी नहीं है कि फ्रेश क्वालिफाइड, ये अगर हैं तो बहुत कम लेवल के हैं। तो हम पूरा का पूरा हमारा फोकस है, हमें अगर मौका मिलेगा तो हम तो 3 साल जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ऐसा काम करेंगे कि चीज़ों को टर्न अराउंड कर देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर, सिर्फ ये नहीं है कि हमारा अगर कोर एरिया टेक्स है तो हम टेक्स भी काम करेंगे। हम टेक्स से ज़्यादा जो काम करेंगे इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो है डाटा एनालिटिकल टेक्निक्स की, बिग डाटा विजुअलाइजेशन की, हम डाटा साइंस की, हम इन एरियाज के ऊपर काम करेंगे। साथ साथ ऐसी बात है टैक्स के ऊपर काम करेंगे, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। जो हमारा एक जहन में एक बहुत बड़ा आइडिया है, अगर वो क्लिक कर जाता है, कैपिटलाइज कर जाता है, बिजनेस मेंटोरिंग का। आपने सॉफ्ट स्किल मेंटोरिंग बिल्कुल सुनी होगी। ये बिजनेस मेंटोरिंग का आइडिया बेसिकली ये है कि इसमें हम बिजनेस ट्रेड बॉडीज को आईसीएमए बुलाएंगे, और आईसीएमए की जो आपकी काउंसिल्स के लोग हैं या आईसीएमए के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो ट्रेड बॉडीज जाएंगे। मतलब लेट्स सपोज वो नॉर्थ कराची ट्रेड इंडस्ट्री जाते हैं, काटी जाते हैं, एफपीसीसीआई जाते हैं, और वहां जाकर जो है बिजनेस मेंटोरिंग करेंगे। बिजनेस मेंटोरिंग कैसे करेंगे उनको,
उनको कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे कि लेट सपोज अगर आपकी जो इस वक्त कॉस्ट पर प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, ये आपका प्रोसीजर है कॉस्ट पर प्रोडक्ट निकालने का, अगर आप इसको एवोल्यूएट करवाते हैं तो हम उनको मेंटोरिंग करके बताएंगे कि उनकी अकाउंटिंग के अंदर कहाँ डेफिशिएंसी है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, एक 24 घंटे में नहीं हो जाएंगी, ये एक माइंड बनाना पड़ेगा बिजनेस मेंटोरिंग का। तो ये एक बिजनेस मेंटोरिंग का आइडिया हम लेकर आए। तो अगर इसके अंदर हम कामयाब हो जाते हैं, इसमें हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा जाहिर सी बात है एक्सपेंड होगा, हमारा आईसीएमए का परसेप्शन एक्सपेंड होगा, हमारी सीएमए फर्म्स का बिजनेस एक्सपेंड होगा। जब जाके हम ट्रेड बॉडीज को बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट भी ये काम कर सकता है, और जब उसको ये पता चलेगा कि यार सेल टैक्स जो है, सेल टैक्स का रिटर्न ही अकाउंटिंग है पूरी, तो वो लामाला जो है बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनके अंदर। तो वे फॉरवर्ड हमारा बेसिकली बिल्कुल क्लियर है। उस क्लियर के अंदर ये है कि हम एजुकेशन कमेटी को सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे कि जहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो हम वो कोर्सेज लॉन्च करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स के, जिसकी वजह से वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। हम सीआरसी को सपोर्ट करेंगे, हम बेसिकली एक लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेंगे। सीआरसी को हम एक अच्छा इनपुट देंगे कि वो इनपुट जो है वो रिकमेंड करे फिर एम्प्लॉयर को। हम सीआरसी को भी सपोर्ट करेंगे, हम टेक्निकल कमेटीज को भी सपोर्ट करेंगे, हम रिसर्च की जो कमेटी है उसको भी कैसे सपोर्ट करेंगे। हमने लास्ट पिछले 1 साल में मुख्तलिफ लोगों के साथ सेमिनार्स किए थे और अपने इनपुट्स दिए थे पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर। तो हमारे पास आईसीएमए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, टेक्निकल कमेटी और रिसर्च कमेटी। ये कमेटीज इनएक्टिव हैं पिछले कई सालों से, हम इनको एक्टिव करेंगे। और इनको एक्टिव करने से क्या होगा, बेसिकली पॉलिसी मेटर्स के ऊपर जो है आपको डिसीजन लेने में जो गवर्नमेंट को इनपुट चाहिए होते हैं। लेट सपोज ई कॉमर्स के ऊपर एक इनपुट चाहिए था कि पाकिस्तान में अगर रेवेन्यू अगर 600 अरब का है, 6000 अरब का रेवेन्यू चाहिए आपको, तो टेक्सटाइल से आगे भी कुछ है दुनिया, लाइव स्टॉक से भी आप कमा सकते हैं, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से भी कमा सकते हैं, आप जो है फिश फार्मिंग से भी कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके। तो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर काम करेगा, उसके फिर अपने टारगेट्स होंगे। तो वे फॉरवर्ड हमारा वर्क बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो कोर है स्किल डेवलपमेंट, उसके ऊपर हमें काम करना है, और वही इसका गैप एनालिसिस के बाद चीज सामने आई है कि इससे ही सारी चीजें जुड़ी, इससे जॉब प्लेसमेंट भी जुड़ी हुई है, इसी से जो है आपकी मार्केट के अंदर परसेप्शन भी जुड़ी हुई है। जरूर। थैंक यू वेरी मच फैसल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और 27 फरवरी को अल्लाह आपको कामयाब करे। आपको मेंबर से भी गुजारिश है कि आप लोगों ने सबने इनका विजन सुना। बहुत ही डायनामिक किस्म के आदमी हैं ये माशाल्लाह, जो बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें इन्हीं तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर 7 फेब। और आपको इनका बैलेट नंबर भी पीछे स्क्रीन पे मेरे पीछे नजर आ रहा है, फैसल नंबर 4। एंड बेस्ट ऑफ लक 27 फेब। आपके थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं तो फिर आपसे, जब आप ब्रांच में आ जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से एक मजीद बात होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा। अल्लाह।